हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की, मीन्स आयताकार विभव प्राचीर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने दो केसेस डिस्कस किए थे कि यदि पार्टिकल की एनर्जी V0 से कम है और पार्टिकल की एनर्जी V0 से ज़्यादा है, तो ये दो केसेस के लिए हमने इस रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमने इवेल्युएट किया था। दो केसेस के लिए E इज ग्रेटर देन V0 एंड E इज लेस देन V0। तो हमने ये देखा था कि यदि पार्टिकल की एनर्जी V0 से कम होती है तो उस केस में भी पार्टिकल के फर्स्ट रीजन से थर्ड रीजन में ट्रांसमिट होने के कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है। वहीं जब दूसरी ओर हमने सेकेंड केस डिस्कस किया था, दैट वाज फॉर E इज ग्रेटर देन V0, तो उस केस के लिए हमने यह आउटकम प्रेजेंट किया था कि क्वांटम मैकेनिकली जब पार्टिकल की एनर्जी V0 से ज़्यादा होती है तो उस केस में भी पार्टिकल के थर्ड रीजन में ट्रांसमिट होने के साथ साथ फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्ट होने की कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है। आज के इस वीडियो में हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अल्फा डिके डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी V0 से कम है, दैट इज E इज लेस देन V0 के लिए हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को हम पोटेंशियल बैरियर की विड्थ जो कि A है उसके टर्म में एक हम रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। आगे जब हमने E इज लेस देन V0 के केस को डिस्कस किया था, पहला केस हमने डिस्कस किया था E इज लेस देन V0, और इस केस के लिए हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को इवेल्युएट किया था। तो इसका फॉर्मूला हमें मिला था ये था हमारा E इज लेस देन V0 के केस के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला। और इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं T की वैल्यू हमें मिली थी 1 प्लस V0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा A अपॉन 4E इंटू V0 माइनस E की पावर -1। यहाँ पे आप देख सकते हैं V0 पोटेंशियल है, अल्फा हमने कंसिडर किया था, A पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है, E पार्टिकल की एनर्जी है, और अल्फा हमने यहाँ पे अज्यूम किया था अंडर रूट ऑफ 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस E। तो यहाँ से हमारे पास में अल्फा की वैल्यू है जो भी एक कांस्टेंट है। अल्फा की वैल्यू हमें पता है। तो अब हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था T के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस T को हम डिटेल में देखना चाहते हैं कि यदि हम पोटेंशियल बैरियर की विड्थ A को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में T की वैल्यू हमें क्या मिलती है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने T की वैल्यू लिखी है फॉर E इज लेस देन V0 के केस के लिए, और उसकी वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन 4 V0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा A अपॉन E इंटू दी V0 माइनस E रेज टू दी पावर -1। यहाँ पे हमने बताया था अल्फा की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ दी 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस E। तो अल्फा A की वैल्यू हमने यहाँ से इवेल्युएट कर ली। अब देखिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन में अल्फा A है, तो यहाँ से हम अल्फा A की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो T की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 अपॉन 4 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर A अंडर रूट ऑफ दी 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस E इंटू, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये V0 स्क्वायर है, इसको हमने यहाँ पे इस पार्ट के डिनोमिनेटर में लिया है, तो क्या हो जाएगा इंटू 1 अपॉन इंटू E V0 माइनस E स्क्वायर डिवाइडेड बाय V0 स्क्वायर की पावर -1। अब हमने एक अज्यूम किया था कांस्टेंट लैम्डा, जिसकी वैल्यू थी A मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ दी 2m V0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। साथ ही अब हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट और ले रहे हैं
E upon V naught, that is assumed as equal to the epsilon. इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें t की वैल्यू मिलती है 1 + 1/4 इंटू 1 E upon V naught minus E square upon V naught square sin of hyperbolic square A अंडर रूट ऑफ द 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, यहाँ से हमने V naught कॉमन लिया तो V naught इंटू दी 1 माइनस E अपॉन V naught की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज की पावर -1। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे E अपॉन V naught आया है, जिसकी जगह पर हम एप्सिलॉन रख सकते हैं, साथ ही A अंडर रूट ऑफ द 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर V naught की जगह पर हम लैम्डा पुट करेंगे। So t is equal to the 1 + 1/4 epsilon minus epsilon square sin of hyperbolic square lambda into under root of the 1 minus epsilon bracket close की पावर -1। यहाँ से हम एप्सिलॉन को बाहर ले सकते हैं। अब क्योंकि हमने यह केस अज्यूम किया था कि पार्टिकल की एनर्जी E इज मच लेस देन V naught, तो उस केस में जो E अपॉन V naught है दैट इज एप्सिलॉन, that will be almost less than 1। तो उस केस में जो हमारे पास में ये टर्म आ रही है लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एप्सिलॉन, इट विल बी मच ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ पे जो साइन हाइपरबोलिक लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एप्सिलॉन है, इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एप्सिलॉन। हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या होती है, e रेज़ टू दी पावर थीटा माइनस e रेज़ टू दी पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है, और उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, तो उस केस में ये जो हमारी एक्सपोनेंशियल साइन के साथ में माइनस वाली टर्म आ रही है, इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो साइन हाइपरबोलिक लैम्डा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन। तो जब हमने इस वाले पार्ट को हमने t के एक्सप्रेशन में पुट किया तो t की वैल्यू हमें ऑलमोस्ट इक्वल मिलती है 1/4 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू 1/2 एप्सिलॉन e की पावर लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर स्क्वायर की पावर -1। तो t की वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 16 इंटू एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू e रेज़ टू दी पावर -2 लैम्डा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू -2। तो देखिए इसको हमने क्या लिखा 16 ऑफ एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन e रेज़ टू दी पावर -2 लैम्डा अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एप्सिलॉन। तो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू पुट करी और साथ ही एप्सिलॉन की वैल्यू को पुट किया, तो क्या हो जाएगा 16 एप्सिलॉन की जगह आएगा e अपॉन वी नॉट, तो 16 इंटू ई अपॉन वी नॉट इंटू 1 माइनस ई अपॉन वी नॉट ई रेज़ टू द पावर -2a अपॉन h क्रॉस अंडर रूट ऑफ द 2m वी नॉट और 1 माइनस ई अपॉन वी नॉट। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर t के लिए हमें वैल्यू मिलती है 16 e अपॉन वी नॉट इंटू 1 माइनस ई अपॉन वी नॉट ई रेज़ टू दी पावर -2a अपॉन h क्रॉस अंडर रूट ऑफ द 2m वी नॉट माइनस e। अब हमने ऊपर अल्फा की वैल्यू क्या कंसिडर की थी, अल्फा स्क्वायर वाज इक्वल टू दी 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस e। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ दी 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस e की जगह पर हम अल्फा रख सकते हैं, तो t का एक्सप्रेशन हो जाएगा 16 ऑफ e इंटू वी नॉट माइनस e अपॉन वी नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 अल्फा a। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, पारगमन गुणांक है, फर्स्ट केस के लिए जहाँ पे e इज लेस देन वी नॉट है, उसके लिए t की वैल्यू e रेज़ टू दी पावर -2 अल्फा a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। देखिए पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, a है पोटेंशियल बैरियर के विड्थ। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन हमने यहाँ एस्टैब्लिश किया है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का पोटेंशियल बैरियर के विड्थ के लिए।
तो हम यहाँ ये कहते हैं कि जितनी पोटेंशियल बैरियर की विड्थ में इंक्रीमेंट होता जाएगा उतनी ही T की वैल्यू कम होती जाती है। अब आगे मैं डिस्कस कर रही हूँ एप्लीकेशन टू अल्फा डीके, जिसमें हम क्वालिटेटिव डिस्कशन डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स अभी हमने जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की हमने टॉपिक को डिस्कस किया था, उसके एप्लीकेशन पार्ट को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। और उस एप्लीकेशन पार्ट में है अल्फा डीके, यानी कि सुरंगन प्रभाव या प्राच्य भेदन, जिसमें हम अल्फा क्षय की बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं उनसे अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन टनलिंग इफेक्ट के द्वारा होता है। टनलिंग इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी मीन एनर्जी अराउंड 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। लेकिन न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर फोर्सेस से जो पोटेंशियल बैरियर बनता है उसकी हाइट यानी V नॉट की वैल्यू लगभग 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हमने क्या बताया कि जो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसकी एनर्जी तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर फोर्सेस से जो एक पोटेंशियल बैरियर बन रहा है उसकी हाइट लगभग 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमारे पास में यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, दैट E इज मच लेस देन V नॉट, क्योंकि E की वैल्यू तो 4 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और V नॉट की वैल्यू 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो अभी हम इस केस में डिस्कस करेंगे E इज लेस देन V नॉट के केस को। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो अल्फा पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होती है, E इज लेस देन V नॉट होती है। सो उस केस में अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर से बाहर नहीं आ सकता है। बट जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल उस पोटेंशियल बैरियर से टनलिंग इफेक्ट के कारण से बाहर आ जाता है। सो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से ये जो अल्फा क्षय हो रहा है यह इस टनलिंग इफेक्ट के कारण होता है। अब आगे हम इसको क्वालिटेटिवली डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं उनसे अल्फा पार्टिकल के इमिशन के प्रोसेस को हम अल्फा डीके कहते हैं। रेडियो एक्टिव नाभिकों से अल्फा कणों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अल्फा क्षय कहते हैं। और एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के लिए यदि हमें अल्फा डीके प्रोसेस को डिस्क्राइब करना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि सपोज हमारे पास में कोई एक रेडियो एक्टिव एटम है जिसको हमने X से रिप्रेजेंट किया है, इसका मास नंबर A है और इसका एटॉमिक नंबर Z है। तो जब इसमें 2He4 यानी कि जो अल्फा पार्टिकल लिमिट हो जाता है तो हमें एक नया न्यूक्लियाई मिलता है, दैट इज द A-4Y Z-2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक अल्फा पार्टिकल के लिए VR कर्व प्लॉट किया है। मीन्स हमारे पास में कोई एक न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस R है। तो यहाँ पे जो R रेडियस देख रहे हैं ये R रेडियस का एक न्यूक्लियस है जिसके लिए मैं अल्फा पार्टिकल को डिस्कस कर रही हूँ। और इस न्यूक्लियस के लिए हमने V वर्सेस R का एक ग्राफ प्लॉट किया है। अब देखिए यहाँ पे जो स्मॉल r डिस्टेंस है ये क्या है, अल्फा पार्टिकल की इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। सो कैपिटल R तो न्यूक्लियस की रेडियस है, बट जो स्मॉल r है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। तो अब देखो यहाँ पे ये है न्यूक्लियस की रेडियस, तो ये वाला पार्ट कब हो जाएगा, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है। और जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने इस ग्राफ से प्लॉट किया है। यदि मैं बात करती हूँ फर्स्ट केस की, जिसमें हम देख सकते हैं कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है, यानी कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है, इनसाइड द न्यूक्लियस है। तो उस केस में अल्फा पार्टिकल पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं और जिसके कारण से अल्फा पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो V नॉट, यहाँ देख सकते हैं V नॉट डेप्थ के स्क्वायर पोटेंशियल वेल की तरह
ट्रीट की जा रही है। तो जब अल्फा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस है तो उस केस में VR कर्व हमें एक स्क्वायर पोटेंशियल वेल की तरह मिल रहा है। बट जब हम दूसरे केस की बात करते हैं, और दूसरा केस क्या है, नाभिक के बाहर, आउटसाइड द न्यूक्लियस, और नाभिक के बाहर होने के लिए स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R से ज्यादा। सो स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं इनका एग्जिस्टेंस केवल न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो इसी कारण से न्यूक्लियस के बाहर आने पे, मतलब न्यूक्लियस के बाहर रेजिड्यूल न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में एक कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स एक्टिव होते हैं, और इसके कारण से हम अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं कि, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है KQ1Q2 अपॉन R। ठीक है, K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 Q1, यानी कि न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है Z1e, और Q2 है अल्फा पार्टिकल पर चार्ज, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 2e। तो फॉर्मूला क्या था 1/K इंटू Q1 इंटू Q2, तो Z1e इंटू 2e। न्यूक्लियस पर चार्ज है Z1e और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है 2e, तो Q1 इंटू QE क्या हो जाएगा 2Z1e स्क्वायर इंटू K इंटू डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर जो स्मॉल r है ये है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। तो फाइनल हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है 2Z1e स्क्वायर अपॉन 4πε0r, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2kZ1e स्क्वायर अपॉन R। तो देखिए जब हम ये देखते हैं कि जब R की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं जब R की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट होती है तो उस केस में जो हमारा कूलाम्ब बैरियर होता है वो 0 हो जाता है, और हम ये कहते हैं कि उस केस में जो पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाती है। तो देखिए हम ये कह रहे हैं R टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे E को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि V की उस पर, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ना इनफाइनाइट पे जैसे जैसे हम जा रहे हैं इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि R टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो रहा है, तो उस केस में VR की वैल्यू 0 की तरफ मूव कर रही है, और पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि V तो 0 के इक्वल हो गया है, तो उस केस में E विल बी इक्वल टू दी T हो जाता है। तो यदि अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि यदि E एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल को इस न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए कैपिटल R से लेकर के RC तक के कूलाम्ब पोटेंशियल बैरियर को पार करना होगा, तभी ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से कंप्लीटली बाहर आएगा। यूजुअली हम ये देखते हैं कि इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि E इज लेस देन V0 है, और E इज लेस देन V0 के केस में अल्फा पार्टिकल कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता है, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल के इमिशन की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। बट व्हाइल वी टॉक अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स, इन दैट केस व्हेन E इज लेस देन V0, तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं इस कूलाम्ब पोटेंशियल बैरियर को, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये तो हमारा स्क्वायर पोटेंशियल वेल था नीचे वाला, तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर था, लेकिन जब हम बाहर की बात कर रहे हैं तो उस केस में ये जो कर्व मिल रहा है इसको हम कूलाम्ब पोटेंशियल बैरियर कह रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिकली जब E इज लेस देन V0 होता है तो अल्फा पार्टिकल इस कूलाम्ब पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, यानी कि इमिशन की कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है, और ये प्रोसेस केवल और केवल टनलिंग इफेक्ट के
कारण ही पॉसिबल होता है। तो हमने क्या कहा कि ई एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है उसको कैपिटल आर से लेकर के आर से डिस्टेंस तक पार करना होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन से हमने पार्टिकल की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है, यानी दिस इज द कैपिटल ई। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब आर सी पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल होगा तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। सो यहाँ से हमने बोला एट आर इज इक्वल टू द आर सी पे टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू द वी एट आर सी पॉइंट। तो हम यहाँ से ई की वैल्यू लिख सकते हैं। अभी हमने ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखी थी, यानी वी आर की जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, एंड दैट विल बी द 2z1 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह आर सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी द 2z1 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। इसको हम एक एग्जाम्पल से और देख सकते हैं कि यदि मैं पोलोनियम की बात करती हूँ तो उसके लिए z की वैल्यू 84 होती है और इसके अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आफ्टर डिके के बाद में z1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 82 हो जाती है। तो इस केस के लिए आरसी की वैल्यू हमें मिलती है 4.3 × 10⁻14 मीटर और 43 फर्मी। अब हमने यहाँ पे सिमिलरली हम पोलोनियम के लिए कैपिटल आर यानी कि उसके न्यूक्लियस की रेडियस को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट इंटू ए रेज़ टू द पावर 1/3। तो इसकी रेडियस आती है 6.5 फेम्टोमीटर या फर्मी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, अभी अभी हमने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को जब डिस्कस किया था तो उस केस में हमने देखा था कि जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट था E इज लेस देन V नॉट के लिए केस के लिए उसकी वैल्यू हमें मिली थी 16 E V नॉट माइनस E अपॉन V नॉट स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ द माइनस ऑफ 2 अल्फा A। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीटा है दैट इज द अंडर रूट ऑफ द 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर V नॉट माइनस E इंटू दी A। तो अभी हमने ऊपर फिगर में देखा, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है वो पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर नहीं होकर के कंटिन्यूअसली डिके हो रहा है। रेक्टेंगुलर बैरियर की शेप तो क्या होती थी, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल बनता था, बट इस केस में हमारा जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है वो पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर नहीं होकर के कंटिन्यूअसली डिके हो रहा है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी e रेज़ टू दी पावर माइनस 2 अल्फा A। अब यदि हम हमारे न्यूक्लियस की सरफेस को एक पोटेंशियल वॉल कंसीडर कर लें और उसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल है उसको हम एक प्लेन वेव मान लें, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे उस न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल के ट्रांसमिशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने यह कहा कि यदि हम उस न्यूक्लियस की सरफेस को एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वॉल माने और उसके अंदर अल्फा पार्टिकल को यदि हम एक प्लेन वेव मानते हैं, तो उस केस में अल्फा पार्टिकल क्या करता है, न्यूक्लियस की वॉल से आगे और पीछे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स की तरह बार बार कोलिजन करता है और इस प्रकार से उस न्यूक्लियर पोटेंशियल वॉल से एक टक्कर करने में अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस से बाहर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है P, वो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T के इक्वल हो जाती है। तो यदि अगर न्यूक्लियस से बाहर अल्फा पार्टिकल को आना है तो उस केस में उसे 1/T ऑर्डर की कोलिजन्स करनी होती है। देखिए, पर यूनिट टाइम में यदि हमें अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैपिटल P का फॉर्मूला होता है that P is directly proportional to the 1 divided by average या mean life of the alpha particle। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि यदि अल्फा पार्टिकल को बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें अल्फा पार्टिकल को 1/T ऑर्डर की कोलिजन्स करनी होगी। सो हम यहाँ से देख सकते हैं that P will be equal to the
सो P विल बी इक्वल टू दी 1/Tm। अभी हमने क्या कहा है कि नाभिक से अल्फा पार्टिकल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/Tm विच इज द मीन लाइफ। ठीक है, दैट वाज द प्रोबेबिलिटी P विच इज इक्वल टू दी 1/Tm। और यदि अगर हम बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल पोटेंशियल बैरियर से कितनी टक्कर करता है, टक्करों की संख्या की बात करता है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी P की वैल्यू हो जाती है कैपिटल T इंटू NC के इक्वल। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो बातें डिस्कस करी है। पहला तो मैंने यह बोला है प्रोबेबिलिटी को मैंने अल्फा पार्टिकल की मीन लाइफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो उस केस में क्या होगा, P की वैल्यू 1/Tm के इक्वल होगी, जहां पे Tm इसकी मीन लाइफ है, और इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है कैपिटल T इंटू NC के इक्वल, जहां पे NC है अल्फा पार्टिकल के द्वारा पर यूनिट टाइम में की गई कोलिजन्स का नंबर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल हमारे पास में P की वैल्यू आती है 10⁻21 T पर सेकेंड, यानी कि अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड पोटेंशियल बैरियर से 10⁻21 टाइम्स टकराएगा। इस रिलेशन से यह कंक्लूड होता है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T की वैल्यू कम होने पर भी पार्टिकल के यानी अल्फा पार्टिकल डिके की कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से हम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के द्वारा अल्फा डिके की इन प्रॉपर्टीज को हम जस्टिफाई करते हैं, और इसीलिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा डिके को हम टनलिंग इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है कि यदि पोलोनियम के लिए अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसकी वेलोसिटी है 1.6 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, साथ ही आर की वैल्यू है 6.5 फेम्टोमीटर, तो इसको बैक टू बैक कोलिजन करने में लगने वाला टाइम T की वैल्यू है 8 × 10⁻−22 सेकेंड। तो इस प्रकार से इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए करीब 10⁻21 कोलिजन्स पर सेकेंड कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए हमने क्या लिखा था ऊपर, P की वैल्यू किसके इक्वल थी, P की वैल्यू थी 10⁻21 इंटू कैपिटल T के इक्वल थी, जहां पे हमने क्या बोला था, ये जो है कैपिटल T दैट इज द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और यहाँ पे हमने बोला था कैपिटल P की वैल्यू होगी मीन लाइफ के कंपैरिजन में, अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसकी वैल्यू 1/Tm होती है, जहां पे Tm उसका मीन टाइम होता है। तो अभी हमने जो 10⁻21 इंटू कैपिटल T, यहाँ पे T उसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पे T की वैल्यू पुट करी। अब क्योंकि हम पोलोनियम के केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे eV0 मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने फाइनल यहाँ पे P की वैल्यू को इवैल्यूएट किया, और इसकी P की वैल्यू आती है, डिके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻11 पर ईयर, या फिर 10⁻⁻18 पर सेकेंड। सो यदि हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल गई है तो इसके न्यूक्लियस का एवरेज टाइम हम निकाल सकते हैं। हमने क्या बोला था, P की वैल्यू होती है 1/Tm के इक्वल। यदि हमें इसके डिके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल गई तो हम इसका मीन टाइम निकाल सकते हैं। सो tau विल बी द 1/P या Tm विल बी द 1/P, दैट इज द 10⁻11 ईयर्स। तो इस प्रकार से हमने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के एप्लीकेशन की फॉर्म में अल्फा डिके को आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। Thank you so much.